हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएएस पीसीएस केंद्र। फ्रेंड्स, ये 100 पेजेज नोट सीरीज में 100 पेजेज नोट सीरीज में भारत के भूगोल का 5वां लेक्चर है, 5th लेक्चर है। बाकी सारे सब्जेक्ट्स के प्लेलिस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, तो आप जाकर बाकी वीडियोज़ को भी जरूर देख सकते हैं। बात करें नोट्स की, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया हुआ है, तो जाकर आप उस चैनल का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। और इस नोट्स की खास बात यह है कि आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सिलेबस में जो भी चीज़ें हैं उन चीज़ों को काफ़ी सिंपल और सिस्टमेटिक ढंग से प्रेजेंट किया गया है, जिससे कि चीज़ों को पढ़ने में आपको काफ़ी आसानी होगी और समझने में भी काफ़ी आसानी होगी। कम टाइम में क्वालिटी रिवीजन के लिए ये नोट्स आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। वीडियो देखने के बाद तो आप आराम से 3 से 4 मिनट में एक पेज को रिवाइज कर लेंगे। हाँ, ये वीडियो चूंकि रिवीजन के पर्पज से बनाया जा रहा है, तो मैं इसमें उतना ही एक्सप्लेन करूंगा जितना की जरूरत है, ताकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा लंबी नहीं हो। हाँ, उतना एक्सप्लेन जरूर कर दूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो समझने में, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। उसके बाद आप आराम से रिवीजन करते रहें। वीडियो से करना है तो वीडियो से, नोट से करना है तो नोट से रिवीजन करते रहें। खैर, चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे दक्षिण भारत की नदियों से। इसके पहले हमने उत्तर भारत की नदियों को देख लिया है। दक्षिण भारत की नदियों की बात की जाए, तो सारी नदियां यहाँ पर, मैंने सारी नदियों को यहाँ पर लिख दिया है और इनकी क्या विशेषताएं हैं, खास बात क्या है, उद्गम क्या है, मुहाना क्या है, सब कुछ मैंने दिखाया है। जैसे कि मुख्य नदियाँ क्या है दक्षिण भारत की, आप देख सकते हैं इधर की तरफ ये नर्मदा है, इधर ताप्ती है। ये नर्मदा ताप्ती ध्यान रखिएगा, ये किधर की तरफ बह रही हैं, पश्चिम की तरफ, पूरब से पश्चिम की तरफ बह रही हैं। बट बाकी सारी नदियाँ आप देख रहे हैं ना, बाकी सारी नदियाँ कैसे बह रही हैं, जैसे कि मान लीजिए ये गोदावरी हो गया, ये गोदावरी नदी है, पश्चिम से पूरब की तरफ और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। और नर्मदा ताप्ती किस में, अरब सागर में गिर रही हैं। ठीक है, वैसे ही आप गोदावरी के बाद कृष्णा मान लीजिए, कृष्णा नदी, ये भी पश्चिम से पूरब की तरफ। सामान्यतः ये दक्षिण भारत है ना, इसका ढाल जो है ना इधर की तरफ है, इधर भी जो ढाल है इधर की तरफ ही है, और इधर का भी जो ढाल है ना इधर की तरफ है, इधर की तरफ ढाल है, इसीलिए मैक्सिमम नदियाँ इधर की तरफ बहती हैं। किधर की तरफ, पूरब से पश्चिम से पूरब की तरफ। उसके बाद कावेरी के कृष्णा के बाद देख लीजिए कावेरी नदी भी इधर की तरफ। तो मुख्य नदियाँ ही हैं गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। उसके अलावा भी नदियाँ हैं, सबको एक एक करके हम देख लेंगे, आप मैप देखते रहिएगा। हाँ, जो इधर की तरफ नदियाँ बहती हैं ना पश्चिम से पूरब, मतलब जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में ये क्या यहाँ पर डेल्टा का निर्माण करती हैं, तो ये भी बात ध्यान रख सकते हैं। चलिए हम एक एक करके देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने सब कुछ लिख दिया है। प्रायद्वीपीय नदियों की बात की जाए तो अरब सागर में जो गिरने वाली नदियां हैं ना इधर की तरफ, वो क्या बनाती हैं, एस्चुरी बनाती हैं, ज्वारनदमुख ठीक का निर्माण करती है। और नदी में नाम ध्यान रख लीजिएगा, एक तो नर्मदा हो गई, एक ताप्ती, ये दोनों ध्यान रख लीजिएगा। साथ ही माही नदी भी जो है ना, ये भी इधर की तरफ ही बहती हैं। 1 मिनट। उसके बाद बात कर ली जाए नर्मदा ताप्ती माही के बाद, हाँ, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो नदियां है वो डेल्टा का निर्माण करती है, अभी मैंने बताया। जैसे महानदी इधर की तरफ, महानदी यहाँ है, ये महानदी। उसके बाद गोदावरी है, कृष्णा, कावेरी आदि। ठीक है, तो ये सब बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद चलिए नर्मदा की बात कर लेते हैं। तो इसका जो उद्गम है, ये अमरकंटक चोटी जो है ना, कहाँ पर, मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी, आप ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश, अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलती है नर्मदा, इसका उद्गम होता है। बहाव की बात की जाए तो ये भ्रंश घाटी में बहती है, जो पश्चिम की तरफ बह रही है ना, भ्रंश घाटी में बहती हैं। और हाँ, भ्रंश घाटी से बहती हैं। और तापी भी, ताप्ती या फिर तापी एक ही बात है। ये अभी मैंने बताया ना, जो पश्चिम की तरफ बह रही है भ्रंश घाटी में बहेंगी। हाँ, यहाँ पर ये जो नदी है ना, इस पर ये जो जलप्रपात है, इंपॉर्टेंट जलप्रपात, ध्यान रख सकते हैं। आगे भी हम जलप्रपात को देख लेंगे। धुआंधार जलप्रपात जबलपुर के निकट इसी नदी पर है, तो ये ध्यान रख सकते हैं। नर्मदा नदी की बात कर ली जाए और कुछ, तो इसकी जो लंबाई है 13-12 किलोमीटर, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ध्यान रख सकते हैं। हाँ, नर्मदा नदी के ये बातें हमने कर भी ली है, पहले भी बात की है। नर्मदा नदी के उत्तर में विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, और उसके क्या बोलते हैं, साउथ में, मतलब दक्षिण में देखा जाए तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। ये नर्मदा है, इसके इधर विंध्याचल और इधर की तरफ सतपुड़ा। उसके बाद बात कर लीजिए, हाँ, अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, अरब सागर में गिरने वाली, ध्यान रखिएगा, अरब सागर में गिरने वाली इधर की तरफ। उसके बाद गोदावरी की बात कर ली जाए तो देखिए प्रायद्वीपीय अर्थात दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, ये लंबाई याद रख सकते हैं आप, 1465 किलोमीटर। इसकी जो सहायक नदी है ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा, जैसे पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजीरा, इंद्रावती, वेनगंगा, ये सब। हाँ, गोदावरी का अन्य नाम क्या है, दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण की गंगा एवं वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है गोदावरी को, तो ये भी बात ध्यान रखिएगा, ये जरूर ध्यान रखिएगा, दक्षिण की गंगा। कृष्णा की बात की जाए तो इसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इसकी
उसकी जो सहायक नदियां हैं ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, तुंगभद्रा है, कोयना है, मालप्रभा है, घाटप्रभा, पंचगंगा है, ठीक है ना, दूधगंगा, मूसी, भीमा आदि, ये सब एक नज़र बस देख लीजिए, बाकी जिनको हाईलाइट किया उनको देखते रहिए। इसका जो अपवाह है ना कृष्णा नदी का, मतलब कि ये किन किन एक राज्यों से होकर बहती है, तो महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये सब, ठीक। हाँ, जल विवाद किन के बीच में है कृष्णा नदी को लेकर, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र वगैरह, ठीक, ये सब ध्यान रख सकते हैं। इन्हीं यहीं से तो बह रही हैं, इन्हीं राज्यों से, तो विवाद इन्हीं के बीच होगा। उसके बाद कावेरी नदी की बात कर लीजिए। कावेरी नदी की बात की, उद्गम की टेंशन मत लीजिए, अभी हम देखने वाले हैं उद्गम और मुहाना क्या है, उसके अलावा जो विशेष बातें हो सकती हैं उनको अभी हम देख रहे हैं। कावेरी नदी की बात कर लीजिए तो इसकी जो सहायक नदियां हैं, अमरावती है, भवानी है, हेमावती है, ये सब हैं, ठीक है। अपवाह क्षेत्र की बात कर ली जाए तो केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी से होते हुए बहती है और अरब सागर में गिर जाती हैं। शिव समुद्रम जलप्रपात की बात की जाए तो ये आयतन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है, जो कि कहाँ पर है, कावेरी नदी पर ही है। इंपॉर्टेंट है, हम जलप्रपात वाले में भी देखेंगे। उसके बाद कुछ एक इंपॉर्टेंट बातें और देख लीजिए, जैसे महानदी की बात कीजिए, महानदी तो मध्य पूर्व भारत की नदी है। अपवाह क्षेत्र की बात कीजिए तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ठीक। सहायक नदी है जैसे शिवनाथ, हसदेव, एक मिनट, हसदेव, उसके बाद ईल, तेल, ये सब ध्यान रख लीजिएगा। तेल नदी ध्यान रख लीजिएगा, महानदी की सहायक नदी ही है। डेल्टा का निर्माण करती है कहाँ पर, महानदी, अभी मैंने दिखाया था ना उधर उड़ीसा की तरफ, छत्तीसगढ़ उड़ीसा इसका अपवाह क्षेत्र है, मुख्य रूप से उड़ीसा। तो डेल्टा की बात कर ली जाए तो पारादीप, जो कि उड़ीसा में आएगा, बंगाल की खाड़ी में, वहाँ पर डेल्टा का निर्माण करती है ये नदी। उसके बाद महानदी की बात की जाए तो हाँ, ये इंपॉर्टेंट बात है कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है, कौन सी, माही नदी। माही नदी की बात की जाए तो महानदी तो हो गया, महानदी अलग है, माही नदी अलग है। जो देखिए ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ये अरब सागर में गिरती है, ध्यान रखिएगा। तो माही नदी की बात की जाए तो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, काटने वाली नदी है, ये भी जरूर ध्यान रखिएगा। उसके बाद दक्षिण भारत की नदियों का अपवाह तंत्र जो है ना, वृक्षनुमा है, वृक्ष जैसा है। सबको अगर देखा जाए तो उनकी जो प्रमुख नदियां हैं, उनकी सहायक नदियां, सबको मिला दिया जाए तो हाँ। अब कुछ नदियों, महत्वपूर्ण नदियां जो हैं और उनका उद्गम जो है और मुहाना, उनको देख लेते हैं। मुहाना के लिए तो आपको टेंशन लेना नहीं है, या तो अरब सागर या फिर बंगाल की खाड़ी। नर्मदा की बात की जाए तो अमरकंटक, मध्य प्रदेश का अमरकंटक से निकलती है और अरब सागर में गिर जाती है, याद रखने वाली कोई बात ही नहीं है। ताप्ती की बात की जाए तो मुल्ताई, मध्य प्रदेश, जो कि बैतूल में है, वहाँ से निकलकर अरब सागर में गिर जाती है। महानदी की बात कर ली जाए तो सिहावा पहाड़ी, जो कि छत्तीसगढ़ में है, ये निकलती है यहाँ से बंगाल की खाड़ी में। मुहाना तो रटने की जरूरत ही नहीं है, आप ऐसे ही ध्यान रख सकते हैं। गोदावरी, ये जरूर ध्यान रखिएगा। त्र्यंबकेश्वर कहाँ पर है, नासिक में, महाराष्ट्र के नासिक में, वहाँ से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कृष्णा की बात की जाए तो महाबलेश्वर, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलकर कहाँ गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में। कावेरी की बात की जाए तो ये ब्रह्मगिरी पहाड़ी, जो कि कहाँ पर है, कर्नाटक के कुर्ग में, वहाँ से निकलकर कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में, ठीक। तो ये सारी बातें हैं। बाकी कुछ एक बातें ये भी देख सकते हैं कि पूर्व दिशा में बहने वाली जो नदियाँ हैं, पूर्व दिशा में बहने वाली नदियाँ, स्वर्ण रेखा है, महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, पेन्नार है, कावेरी है, वेंगई है, और मैंने यहाँ पर ये भी दिखा दिया, पूर्व दिशा में ये तो बह रही हैं, पूर्व दिशा में ये ऐसे बह रही हैं, और फिर ऐसे क्रम मैंने दिखा दिया है, उत्तर से इधर, नॉर्थ से साउथ की तरफ, ठीक है, नॉर्थ से साउथ की तरफ, मतलब कहने का मतलब पहले स्वर्ण रेखा, फिर महानदी, फिर गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर पेन्नार। तो ऐसे आप ध्यान रख लीजिएगा, ये नॉर्थ से साउथ मैंने दिखा दिया है। उसके बाद अन्य कुछ प्रमुख नदियां हैं, जैसे सिंधु नदी की बात कर ली जाए तो सिंधु नदी की जो सहायक नदी है, बाएं से देखा जाए तो कौन कौन सी नदियां मिलती है, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज, ठीक। और इन सबको मिलाकर हम पंचनद बोलते हैं, आप ये ध्यान रख सकते हैं। दाएं से कौन सी नदियां मिलती हैं, तो दाएं वाला बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, श्योक है, काबुल नदी है, बट ये जरूर ध्यान रखिएगा। उसके बाद दाएं बाएं में बता चुका हूँ कि नदी का दायां कौन होता है, बायां कौन होता है। उसके बाद भारत में बात की जाए तो सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज, इनका जो ये है ना, क्या बोलते हैं, डायरेक्शन मैंने दिखाया है, ऐसे नदियां जो बहती हैं ना, तो उनको नॉर्थ से साउथ की तरफ दिखाया है। ये सिंधु है, नॉर्थ में सबसे ऐसे बहती है, तो उसके बाद झेलम, उसके बाद चेनाब, रावी, व्यास, सतलज, ठीक। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। बाकी सतलज नदी की बात कर ली जाए तो सतलज नदी का जो प्रवेश होता है भारत में, कहाँ पर होता है, भारत में प्रवेश होता है शिपकिला के पास, जो कि कहाँ पर, हिमाचल में है। सोन नदी की बात कर ली जाए तो इसका जो अपवाह क्षेत्र है, कौन कौन राज्यों से होकर बहती है, तो मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, झारखंड, बिहार आदि है, ठीक है। सहायक नदियों की बात कर ली जाए तो सोन नदी की सहायक नदी उत्तरी कोयल, रिहंद है, ये जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद झेलम की बात कर ली जाए तो सहायक नदी, झेलम की सहायक नदी किशनगंगा है, जिसको नीलम बोलते हैं, कहाँ पर, पाकिस्तान में, किशनगंगा को। उसके बाद चिनाब की बात की जाए तो इसका जो अन्य नाम है वो चंद्रभागा है, क्योंकि चंद्रा नदी
और भागा नदी दोनों का मिलन हो जाता है कहाँ पर, तंडी के निकट इनका मिलन होता है। उसके बाद इनका नाम चंद्रभागा हो जाता है। ठीक, इन्हीं को चिनाब बोलते हैं। ये प्रवाहित चंद्रभागा जो नदी है ना, कहाँ प्रवाहित होती है, हिमाचल प्रदेश के लाहौल में। उसके बाद बात की जाए, हिमाचल प्रदेश के लाहौल से प्रवाहित होती है। उसके बाद दामोदर नदी की बात कर ली जाए, अपवाह क्षेत्र की बात की जाए तो ये भ्रंश घाटी में बहती है। इसकी जो सहायक नदियाँ हैं, बराकर है, जमुनिया है, बरकी है। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट सहायक नदियाँ हैं, इनको ध्यान रख सकते हैं। ये हुगली की सहायक नदी है दामोदर नदी, दामोदर की सहायक नदी ये सब है, बराकर, जमुनिया, बरकी। और दामोदर किसकी सहायक नदी है, हुगली की है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद हगरी नदी की एक मिनट, हगरी नदी की बात की जाए तुंगभद्रा की सहायक नदी है। लूनी की बात की जाए तो कच्छ के रण में दलदली क्षेत्र में विलुप्त होने वाली ये नदी है। ठीक, कच्छ के रण गुजरात में, इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट मैंने किया नहीं बट आप ध्यान रख लीजिएगा। बाकी सब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, एक दो नज़र देख लीजिए। माही की बात कर ली जाए तो इसका जो अपवाह क्षेत्र है मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। अशोक नदी की बात कर ली, इसका अन्य नाम क्या है, मृत्यु की नदी। ठीक, काराकोरम क्षेत्र में ये प्रवाहित होती है, बहती है। संकोच की बात कर ली जाए तो ये सीमा निर्धारण करती है पश्चिम बंगाल और असम के मध्य। उसके बाद कुछ एक बातें और देख लीजिए, जैसे झेलम और रावी का जो संगम होता है चेनाब में, कहाँ पर, पाकिस्तान में होता है। लूनी नदी की बात कर ली जाए तो ऊपरी भाग जो होता है ना इसका, लूनी नदी का जो ऊपर वाला भाग होता है वो मीठा होता है जल का। ठीक, जल जो होता है मीठा होता है, निचले भाग में खारे जल का प्रवाह होता है। तो ये सारी बातें हैं। उसके बाद चलिए कुछ और नदियाँ हैं जिनके उद्गम और मुहाना को देख लीजिए जाए तो जैसे सिंधु की बात कर ली जाए तो इसका जो उद्गम होता है मानसरोवर झील के निकट, मतलब तिब्बत के पठार से होता है, मुहाना अरब सागर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। झेलम की बात कर ली जाए तो जम्मू एंड कश्मीर के वेरीनाग से निकलकर वेरीनाग झील से, उसके बाद कहाँ पर ये, चेनाब, पाकिस्तान। ठीक, चेनाब नदी में मिल जाती है, कहाँ पर, पाकिस्तान में झेलम नदी। चेनाब की बात कर ली जाए तो बारालाचा दर्रा के निकट हिमाचल प्रदेश से निकलते हुए सतलज में मिलती है पाकिस्तान में। रावी की बात कर ली जाए तो रोहतांग दर्रा के निकट आंध्र प्रदेश से, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, हिमाचल प्रदेश से निकलते हुए चेनाब में मिल जाती है पाकिस्तान में। व्यास नदी की बात कर ली, जिनको हाईलाइट नहीं किया है उनके लिए बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बट एक दो नज़र देख सकते हैं हल्के दिमाग से, मतलब बिना टेंशन लिए हुए। हाँ, जब आपके पास टाइम है तो अच्छे से देखते रहिए। व्यास नदी की बात कर लीजिए तो व्यास कुंड, ठीक है ना, हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा जो कि व्यास कुंड से निकलते हुए कहाँ पर, सतलज नदी में, सतलज नदी में मिल जाती है व्यास नदी, कहाँ पर, भारत में। उसके बाद सतलज की बात की जाए तो ये ध्यान रख सकते हैं राकस-ताल झील तिब्बत के पठार से निकलकर सिंधु नदी में मिल जाती है। लूनी की बात की जाए तो अजमेर के अरावली श्रेणी से निकलती है और कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है, गायब हो जाती है। ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद माही नदी की बात की जाए तो मध्य प्रदेश से निकलकर खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिर जाती है। उसके बाद मीठी नदी की बात कर ली जाए तो विहार झील मुंबई से निकलकर अरब सागर में गिरती है। संकोच की बात की जाए तो उत्तरी भूटान से निकलकर ब्रह्मपुत्र नदी में ये मिल जाती है। उसके बाद दामोदर नदी की बात कर लिया, छोटा नागपुर पठार क्षेत्र से निकलकर, छोटा नागपुर पठार से निकलकर ये ध्यान रखिएगा हुगली नदी में मिल जाती है दामोदर नदी। उसके बाद कुछ हाँ, नदियों के किनारे जो प्रमुख शहर हैं उनकी बात कर ली जाए, जैसे गंगा नदी की बात की जाए तो गंगा के किनारे जो प्रमुख शहर है जैसे हरिद्वार है, हरिद्वार कहाँ पर है, उत्तराखंड में, फतेहपुर उत्तर प्रदेश में, कानपुर है, वाराणसी है, भागलपुर, पटना, प्रमुख जो शहर है ना उनको मैंने, प्रमुख जो नगर है उनको मेंशन कर दिया है। मूसी की बात कर ली जाए तो ये कृष्णा की सहायक नदी है, हैदराबाद इसी के किनारे है। झेलम की बात कर ली जाए तो श्रीनगर जो है ना झेलम नदी के किनारे है। सिंधु नदी की बात करें तो देखिए लेह जो है ना सिंधु नदी के दाएं तट पर ही है। उसके बाद अहमदाबाद गांधीनगर की बात की जाए तो ये साबरमती नदी के किनारे हैं। पहलगाम जो कि कश्मीर में है ये लिद्दर नदी झेलम की सहायक नदी है उसके किनारे है। और उज्जैन की बात कर ली जाए, मध्य प्रदेश का उज्जैन जो है शिप्रा नदी के किनारे है। उसके बाद कुछ चलिए कुछ क्या जितने भी इंपॉर्टेंट जलप्रपात हैं सबको देख लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट नहीं है मतलब हल्का फुल्का है उनको भी देख लेंगे। चलिए जोग जलप्रपात की बात की जाए जिसको गरसप्पा भी जानते हैं, गरसप्पा नाम से भी जोग जलप्रपात की बात की जाए तो ये शरावती नदी पर है, ठीक है, कहाँ पर, कर्नाटक। उसके बाद शिव समुद्रम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, कावेरी नदी पर है कर्नाटक में। हुंड्रू की बात की जाए तो सुवर्ण रेखा नदी पर है, ये रांची झारखंड में। धुआंधार जलप्रपात की बात की जाए तो नर्मदा नदी पर है, ठीक है ना, कहाँ पर, मध्य प्रदेश में। दुग्धधारा और कपिलधारा की बात की जाए ये जलप्रपात ये नर्मदा नदी पर है, मध्य प्रदेश। चित्रकूट की बात की जाए तो इंद्रावती नदी पर है, छत्तीसगढ़। दूध सागर की बात की जाए तो मांडवी नदी पर है, गोवा कर्नाटक की सीमा पर। उसके बाद नोहा कालिकई की बात की जाए, नोह कालिकई की बात की जाए तो इसका जो स्रोत है ना वर्षा है, खैर ये ध्यान रख लीजिएगा, नोह कालिकई मतलब नदी नहीं है, वर्षा स्रोत है। और ये है कहाँ पर, मेघालय के चेरापूंजी में, चेरापूंजी के निकट, चेरापूंजी के निकट है, कहाँ पर, मेघालय में।
चुलिया की बात कर ली जाए तो चंबल नदी पर है ये, राजस्थान। ये सारी बातें हैं। उसके बाद हाँ, ये इंपॉर्टेंट बातें देख सकते हैं क्या देखना जरूरी है कि चौड़ाई की दृष्टि से देखा जाए तो भारत का सबसे बड़ा जो जलप्रपात है वो जोग जलप्रपात है। आयतन की दृष्टि से देखा जाए तो भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है शिव समुद्रम है। भारत का जो नियाग्रा बोला जाता है, किसको बोला जाता है? चित्रकूट जलप्रपात को बोला जाता है। भारत का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वो कुंचिकल है। उसके बाद बात कीजिए अधिकांश जो प्रपात है ना वो दक्षिण, हाँ ये ध्यान रख सकते हैं, अधिकांशतः जो जलप्रपात है वो दक्षिण भारत में है। और ये जो है ना यहाँ पर भारत का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल, ये आधिकारिक स्रोत जो है ना भारत का उसके अकॉर्डिंग, ठीक, बट इसको देखा जाए यहाँ पर नोहकालिकाई की बात की जाए तो विश्व जलप्रपात जो डेटाबेस है ना उसके अकॉर्डिंग ये है। बट ये वाला आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा, ऑप्शन में यही होता है, ठीक। क्या बोलते हैं, नोहकालिकाई बोल रहा हूँ, नोहकालिकाई, ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद झीलों की बात कर ली जाए तो चिल्का झील जो है ना ये ओडिशा जो है ना, ओडिशा, वहाँ पर उड़ीसा में उत्तरी सरकार तट पर ये झील है। पुलिकट झील की बात कर ली जाए तो तमिलनाडु आंध्र प्रदेश की सीमा पर। वेम्बनाड की बात कर ली जाए और अष्टमुडी की बात कर लीजिए, पेरियार की बात कर लीजिए, वेम्बनाड जरूर ध्यान रख लीजिएगा। तो ये कहाँ पर है? केरल में है। लोकेशन जरूर ध्यान रख लीजिएगा, स्थान जरूर ध्यान रखिएगा। उलर झील की बात कर ली जाए या फिर डल की बात की जाए या फिर मानसबल, वेरी नाग जो लगा हुआ है, नाग जिसमें भी लगा होगा, कहीं नाग वाला इसमें मैंने बहुत लिखा भी नहीं है, लेकिन नाग जिसमें लगा है आप मान लीजिए वो जम्मू कश्मीर में ही है। तो वुलर झील, डल झील, मानसबल, वेरी नाग ये जम्मू और कश्मीर में। लोकटक की बात कर ली जाए तो मणिपुर में। उसके बाद बात कर ली जाए हाँ सांभर, राजसमंद, पुष्कर, नक्की, डिडवाना, उदय सागर, ये सब कहाँ पर है? राजस्थान में है। कोलेरू झील की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश। कोडाई कनाल, काली वैली की बात की जाए तो तमिलनाडु, ध्यान रखिएगा। हुसैन सागर, उस्मान सागर की बात की जाए तो ये हैदराबाद में है। कहाँ पर? तेलंगाना। ये तमिलनाडु नहीं होगा, गलती से हो गया है, तेलंगाना होगा, ठीक है, तेलंगाना। उसके बाद बात कर ली जाए हाँ चंदूबी, छपनाला, हाफलंग की बात की जाए तो यह असम में है। सूरजकुंड की बात की जाए तो हरियाणा में, फुलहर की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में, रेणुका और नाको की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में है। उसके बाद ये जरूर ध्यान रख लीजिएगा भारत की जो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है वो कौन सी है? चिल्का झील है। उसके बाद भारत की जो दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील, दूसरी पुलिकट झील है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील की बात की जाए तो उलर झील है। कहाँ पर? झेलम पर। उसके बाद बात की हाँ पूर्वोत्तर भारत की जो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो है ना लोकटक झील है। उसके बाद कुछ एक बातें और देख लीजिए, ये जो है ना पार्क, ये नाम ध्यान रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क जो है ना लोकटक झील में ही है, लोकटक झील के अंतर्गत है, अंदर है। आप समझ पा रहे हैं इस बात को, मतलब तैरता हुआ पार्क है ये, ठीक है। उसके बाद रहस्यमयी झील की बात कर लिया तो किसको जाना जाता है इस झील के नाम से? रूपकुंड झील, जो कि उत्तराखंड में है। हाँ, उसके बाद जो लैगून झील की बात कर ली जाए जो कि समुद्र से अलग होकर बनता है, समुद्र से अलग होकर जो बनता है, लैगून झील के कुछ एग्जाम्पल है, उनको आप ध्यान रख लीजिएगा। चिल्का झील है, पुलिकट झील है, कोलेरू झील है, वेम्बनाड है, अष्टमुडी आदि है, ठीक है। गोखुर झील की बात की जाए तो गोखुर झील के जो एग्जाम्पल है वूलर है, कांवर आदि है, ठीक है। मानव निर्मित झील की बात कर ली जाए, आर्टिफिशियल झील की बात कर ली जाए तो पुष्कर है, राजसमंद है, पेरियार है, कोडाई कनाल आदि है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये सब मैंने कैटेगराइज करके दिखा दिया है। देखिए एक्सप्लेन करने की यहाँ पर जरूरत, एक्सप्लेनेशन का टाइम नहीं है, ठीक है। रिवीजन के पर्पज से ये वीडियो बनाया गया है, तो थोड़ा सा आप कोऑपरेट कीजिएगा। एक्सप्लेनेशन बड़े वाले वीडियो में आप देख लीजिएगा। हाँ, केरल की जो स्थानीय भाषा में झील को बोलते हैं वो क्या बोलते हैं? कयाल बोलते हैं। तो कहीं कयाल लिखा हो तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। क्लाइमेट की बात कर लेते हैं, जलवायु की बात कर ली जाए, इसमें मानसून की बात करें तो देखिए भारत जो है ना एक उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला देश है, ट्रॉपिकल मानसूनल क्लाइमेट वाला देश है। मानसून शब्द की उत्पत्ति की बात की जाए तो अरबी भाषा के मौसम शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद देखिए ये डायग्राम में मैप में ये दिखाया गया है कि जो दक्षिण पश्चिम मानसून है ना वो कैसे आता है। जैसे देख लीजिए यहाँ पर जून में यहाँ पर जो जून का फर्स्ट वीक है ना इधर की तरफ आ गया है, कहाँ? केरल की तरफ। स्टार्टिंग यहाँ से हो रही है। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ जैसे कि आपको ये पता है। इधर की तरफ क्या होता है? ईस्ट, ये वेस्ट है, इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, और इधर से मानसून चलकर ऐसे आ रहा है। तो ये जो इस डायरेक्शन की बात करें इसके अकॉर्डिंग आप देखने जाएंगे तो इधर साउथ होता है, ये वेस्ट होता है, दक्षिण पश्चिम, तो ये दक्षिण पश्चिम है, उधर से चलकर ऐसे ये मानसून आ रहा है, ठीक। इसीलिए इसका नाम जो है ना
ऐसे आ रहा है, इसीलिए इसका नाम दक्षिण पश्चिम मानसून है। ये दिखाया है मैंने, आप देख रहे हैं ना यहाँ पर, ये मानसून दक्षिण पश्चिम मानसून आता है यहाँ। और ये देखिए 2 भागों में बट गया है, ये एक इधर की तरफ चला गया है बंगाल की खाड़ी की तरफ, ये पश्चिमी घाट है ना इधर, ये ऊंचा है, पर्वत है, ठीक। उसके बाद ये इधर की तरफ, एक तो इधर चला गया और इधर की तरफ ये मुड़ जाता है, ठीक, आप यहाँ पर देख रहे हैं। उसके बाद मैं समझा देता हूँ, इधर की तरफ ये जो पश्चिमी घाट है ना, ये तो ऊंचा होता है और इधर जो है ना इस साइड में काफ़ी तीव्र ढाल होता है। तो जो मानसून आता है ना ऐसे इधर की तरफ आता है, ये जो मानसून आ रहा है इधर, तो इधर की तरफ बहुत वर्षा होती है इधर पश्चिम साइड में। जबकि इधर की तरफ बात की जाए तो तीव्र ढाल है, इधर की तरफ ऊंचाई ज़्यादा होती है इस साइड में, तो बादल इधर तो बनते हैं, वर्षा खूब होती है दक्षिण पश्चिम मानसून की वजह से। बट जो इधर पर्वत है ना, जो पश्चिमी घाट है, उसकी वजह से इधर की तरफ क्या है ना, इधर की तरफ इस साइड में पूरब की तरफ बादल नहीं पहुंच पाते हैं, मतलब ये वृष्टि छाया क्षेत्र में आ जाता है, इधर वर्षा कम होती है, वर्षा इधर की तरफ बहुत होती है, ज़्यादा होती है। ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, वृष्टि छाया क्षेत्र की वजह से इधर की तरफ वर्षा कम पड़ती है, होती है। हाँ, एक करके सारी बातें हम कर लेते हैं, इसमें मैंने सब कुछ लिख दिया है। उसके बाद अब एक्सप्लेनेशन का टाइम इसमें तो है नहीं, बट उतना एक्सप्लेन कर दूंगा जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं। देखिए, जलवायु में भिन्नता की बात कर ली जाए, किन किन वजहों से जलवायु में भिन्नता आती है, किसी भी स्थान की बात कर ली जाए तो एक तो हो जाता है समुद्र से दूरी कितनी है उसके आधार पर भी। उसके बाद अक्षांश स्थिति, जो लैटिट्यूड की स्थिति है, जैसे विषुवत रेखा वगैरह है, तो वहाँ पर विषुवत रेखा के आसपास वाले क्षेत्र में वर्षा खूब होती है, बादल मतलब वहाँ पर क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण होता है, बादल बनते हैं, वर्षा होती है, ठीक। उस स्थान की ऊंचाई पर डिपेंड करता है, पहाड़ों की स्थिति वहाँ की क्या है उस पर भी निर्भर करता है। अभी मैंने बताया था पहाड़ों की स्थिति से क्या फ़र्क पड़ता है। ITCZ की बात कर ली जाए तो इसका जो फुल फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म है अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। तो इसकी बात कर ली जाए तो विषुवत रेखा के निकट निम्न दाब वाला जो क्षेत्र होता है ना, उसी को बोला जाता है ITCZ। कहाँ पर? विषुवत रेखा के निकट जो निम्न दाब वाला क्षेत्र है। तो बस अभी फिलहाल मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इतना ही ध्यान रखिए, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, सूर्य की जो आभासी गति, हाँ सूर्य की ये ध्यान रख सकते हैं कि सूर्य की गति जो होती है ना, उसके साथ ये उत्तर दक्षिण में खिसकते रहता है ITCZ। अब ज़्यादा इस पर बात नहीं करेंगे अभी चलिए जो इंपॉर्टेंट बात है उन पर बात करते हैं। जैसे दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बात कर ली जाए तो भारत का लगभग 92% 92% वर्षा जो होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होती है। डेटा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, बस इतना ध्यान रखिए कि मैक्सिमम जो वर्षा होती है भारत में वो दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होती है। जो गर्मी वाली वर्षा होती है, गर्मी में जो होती है, इसी वजह से होती है। उसके बाद जून के प्रथम सप्ताह में इनका आगमन हो जाता है। अभी हमने देखा है। सर्वप्रथम आगमन कहाँ पर होता है ये ध्यान रखिएगा, मैप में भी दिखा आपको, केरल राज्य में होता है। उसके बाद बात कर ली जाए कि मानसूनी पवनों की शाखा की बात कर ली जाए तो एक तो अरब सागर की शाखा है और दूसरी बंगाल की खाड़ी। मैंने दिखाया था ना 2 भागों में बांटकर ऐसे। उसके बाद सूर्य का उत्तरायण अर्थात ITCZ का उत्तर में जैसे खिसकता है ना, तो क्या बोलते हैं, दक्षिण पश्चिमी मानसून का आगमन होता है। उसके बाद ये मानसून का प्रत्यावर्तन की बात कर ली जाए, मतलब रिट्रीट, वापस कब लौटता है वो मानसून, वापस कब लौटता है। तो जब वापस लौटेगा तो उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, कहाँ से वापस लौट रहा है, उत्तर पूर्व की तरफ से। जिधर से होकर आ रहा है ना वो डायरेक्शन बताता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो उत्तर पूर्व से लौट कर ये आएगा, इसलिए उत्तर पूर्वी मानसून बोलेंगे, ठीक है। सितंबर महीने से लौटने लगता है ये। इस केस में क्या होता है, सूर्य दक्षिणायन की तरफ मतलब दक्षिण की तरफ आने लगता है। उत्तर की तरफ जब चलता है तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून का आगमन होता है। सूर्य जिधर की तरफ जा रहा है, सूर्य जहाँ पर ज़्यादा चमक रहा है, लंबवत चमक रहा है, वो मैंने बता दिया है बहुत पहले ही आपको कि वहाँ पर क्या होगा, वाष्पीकरण ज़्यादा होगा, बादल बनेंगे, वर्षा खूब होती है। एक तो मैंने ये रीजन है, तभी तो विषुवत रेखा के आसपास वर्षा ज़्यादा होती है। तो ये मैं बस समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो सूर्य जैसे ही दक्षिण की तरफ खिसकने लगेगा तो क्या होता है, मानसून भी खिसकने लगेगा, मतलब मानसून भी जाने लगेगा। ये थोड़ा सा मैंने लॉजिक आपको दे दिया है ताकि आपको रटना ना पड़े। वर्षा की बात कर ली जाए तो देखिए जो ग्रीष्मकालीन वर्षा है या फिर जो गर्मियों के बाद वर्षा शुरू हो जाती है जून जुलाई में, तो उसकी बात की जाए तो ये जो वर्षा होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून की वजह से, जरूर ध्यान रखिएगा, दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी प्रभाव की वजह से ये वर्षा होती है। और ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, जून से सितंबर मोटा मोटी। बाकी ये इंपॉर्टेंट है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, ये जरूर ध्यान रखिएगा। हाँ, सर्वाधिक वर्षा जो प्राप्त करने वाले क्षेत्र हैं वो पश्चिमी घाट, अभी मैंने समझाया था, पश्चिमी घाट। पूर्वी हिमालय क्यों, क्योंकि बंगाल की खाड़ी, अभी जो मैंने दिखाया था ना कि ऐसे
पश्चिमी मानसून एक तो अरब सागर की तरफ ऐसे और एक बंगाल की खाड़ी की तरफ। तो बंगाल की खाड़ी से होते हुए जो वर्षा होती है उधर उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्वी जो राज्य होते हैं उधर की तरफ पूर्वी हिमालय, ठीक, मेघालय। तो इससे आप ध्यान रख सकते हैं, याद नहीं रख मतलब इसको याद करने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट से आप इन चीज़ों को ध्यान रख सकते हैं। पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, मेघालय, इधर की तरफ, इधर ऐसे आते हुए इधर की तरफ मौसिनराम अभी देखेंगे हम। उसके बाद देखिए, हाँ यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला जो स्थान है वो कहाँ, मौसिनराम, मेघालय में। भारत में जो सबसे कम वर्षा वाला जो स्थान है वो है लेह, लद्दाख में। उसके बाद शीतकालीन वर्षा की बात कर ली जाए तो इसका जो मुख्य रीजन है वो भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभ है। पश्चिमी विक्षोभ, ये ध्यान रखिएगा। उत्तरी पश्चिमी जो भारत है ना, जैसे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाला, उधर की तरफ मुख्य रूप से ये वर्षा होती है इधर, और बढ़ती पूर्व की तरफ कम होने लगती है। जैसे इधर की तरफ ज़्यादा वर्षा होती है इसकी वजह से, और इधर की तरफ वर्षा कम होने लगती है पश्चिम से। पश्चिमी विक्षोभ इसका रीजन है। उसके बाद हाँ, ये किसके लिए फ़ायदेमंद होती है थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। रबी फसल जैसे गेहूँ आदि में सहायक होती है ये वर्षा। राजस्थान में इस वर्षा को क्या बोलते हैं, मावठ। मानसून प्रत्यावर्तन की अभी हमने बात की है, मानसून के रिट्रीट की, बट इसका रोल क्या है वो समझ लेते हैं। देखिए, मानसून प्रत्यावर्तन को ही उत्तरी पूर्वी मानसून बोलते हैं, ठीक है। उधर से लौट कर आता है, तो ये डायरेक्शन बता रहा है किधर से लौट कर आ रहा है, मतलब किधर से वो आ रहा है, इससे ये पता चलता है। उत्तरी पूर्वी मानसून हो गया, ठीक है। तो ये लौटता कब है, अभी हमने बताया था सितंबर अक्टूबर के आसपास। तो आपको पता है अक्टूबर के आसपास सर्दियाँ शुरू हो जाती हैं। तो सर्दियों में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की वजह से जो कि लौटता है, मानसून का प्रत्यावर्तन होता है, जिसको क्या बोलते हैं, उत्तरी पूर्वी मानसून। डायरेक्शन चेंज हो गया है दक्षिणी पश्चिमी मानसून का, ठीक। तो उसकी वजह से सर्दियों में वर्षा होती है, कहाँ पर, यहाँ कोरोमंडल तट पर। कैसे वर्षा होती है ये समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, इधर से जब मानसून लौटेगा तो ये बंगाल की खाड़ी है, तो बंगाल की खाड़ी से ये जलवाष्प ग्रहण करेगा, उसके बाद यहाँ पर कोरोमंडल तट पर भारी वर्षा कराता है ये मानसून। तो ये ध्यान रख सकते हैं, कॉन्सेप्ट से ध्यान रखेंगे तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है अक्टूबर नवंबर में बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प ग्रहण करता है, और तमिलनाडु की कुल वर्षा का 50 से 60% इसी की वजह से होता है उत्तरी पूर्वी मानसून। दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून है ना, वही जब लौटता है तो उसका नाम उत्तरी पूर्वी मानसून हो जाता है। ये जो कहाँ पर ये वर्षा कराता है, जैसे तमिलनाडु हो गया, दक्षिणी आंध्र प्रदेश का जो दक्षिणी हिस्सा है कोरोमंडल तट, उसके बाद दक्षिण पूर्वी कर्नाटक है इधर की तरफ, और केरल है, केरल में इस साइड। ये सारी बातें आप ध्यान रख लीजिएगा, जिनको हाईलाइट किया हो तो वो तो जरूर ध्यान रख लीजिएगा। ये तमिलनाडु और केरल जरूर ध्यान रख लीजिएगा। आम्र वर्षा की बात कर लिए तो अप्रैल महीने में आम्र वर्षा होती है। कर्नाटक एवं केरल में मानसून से पूर्व जो वर्षा का फुहार होता है ना, उनको बोलते हैं आम्र वर्षा। आम्र की फसल के लिए काफ़ी लाभदायक है, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। मानसून जब शुरू होता है उससे पहले हल्की वर्षा होती है, वर्षा का जो फुहार गिरता है, ठीक। उसके बाद कुछ एक इंपॉर्टेंट बातें और देख लीजिए, जैसे कि भारत में जो सर्वाधिक दैनिक तापांतर है, टेम्परेचर जो डिफरेंस है, वो कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, तो मरुस्थल क्षेत्र में। राजस्थान का जो मरुस्थल क्षेत्र है ना, रेगिस्तान क्षेत्र है ना, तो आप वैसे भी समझ सकते हैं, रेत जो है जितनी जल्दी ठंडी होती है उतनी ही जल्दी गर्म, मतलब सूर्य का प्रकाश पड़ेगा टेम्परेचर बहुत जल्दी बढ़ जाएगा। जैसे ही सूर्य का प्रकाश गायब होगा ठंडी भी जल्दी हो जाएगी रेत। चलिए, भारत में अधिकतम लाभ देने वाली जो जल प्रबंधन युक्ति है, टेक्निक की बात की जाए तो वो क्या है, वर्षा के जल का संचयन। चलिए, उसके बाद प्राकृतिक कुछ आपदाएं हैं उनकी बात कर ली जाए तो प्राकृतिक आपदाओं के जो एग्जाम्पल्स हैं आप जानते हैं कि ज्वालामुखी विस्फोट है, भूकंप है, सूखा है, बाढ़ है, चक्रवात है, मृदा का अपरदन है, ठीक है, जो पंख प्रवाह है अर्थात मड फ्लो जो होता है आदि, ये सब इसकी बात कर ली जाए तो चलिए जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उनकी बात करते हैं। भारत के जो भूकंपीय क्षेत्र है ना, 4 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। जोन 2 की बात कर ली जाए तो जोन 2 जो है ना वो कम तीव्रता वाला क्षेत्र है। भूकंप की बात कर रहे हैं, अभी भूकंपीय क्षेत्र की भूकंप की बात कर रहे हैं। कम तीव्रता मतलब इधर की तरफ भूकंप के झटके नहीं के बराबर आते हैं, पता ही नहीं चलेगा, ठीक, बहुत नुकसान नहीं होगा। प्रायद्वीपीय पठार का जो अधिकांश भाग है ना, बिल्कुल क्या बोलते हैं, उथल पुथल इधर की तरफ नहीं है, प्रायद्वीपीय पठार की तरफ उथल पुथल नहीं है, ठीक। तो ये ध्यान रख सकते हैं, अल्प तीव्रता वाला क्षेत्र है। मध्यम तीव्रता वाले क्षेत्र की बात कर लीजिए तो लक्षद्वीप, पश्चिमी घाट वगैरह हो गया, ठीक है। जोन 4 की बात कर लीजिए, जोन 3 है, जोन 4 की बात कर लीजिए तो गहन तीव्रता वाला क्षेत्र है, इधर की तरफ झटका महसूस होता है, अच्छा खासा महसूस होता है। जैसे दिल्ली हो गया, गंगा का मैदानी क्षेत्र हो गया, शेष हिमालय, ठीक है, गुजरात के भाग, महाराष्ट्र का जो कोयना क्षेत्र, सिक्किम आदि, ठीक। हाँ, जोन 5 की बात कर ली जाए तो अति प्रचंड तीव्रता वाला, भयंकर मतलब तबाही के साथ,
तो जो हिमालयी क्षेत्र है ना, ये सब हो गया, जैसे JNK हो गया, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड वाला जो क्षेत्र हो गया हिमालयी क्षेत्र की बात कीजिए तो, बिहार के कुछ भाग हो गए, कच्छ का रण हो गया, पूर्वोत्तर का क्षेत्र हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, इधर की तरफ जो भूकंप आते हैं ना वो अति प्रचंड तीव्रता वाले होते हैं। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं, ये वाला मतलब जिधर की तरफ ऊंचे ऊंचे पर्वत पहाड़ है ना, उधर की तरफ क्या बोलते हैं, तीव्रता ज़्यादा है। ऐसे मोटा मोटी आप ध्यान रख लीजिए। बाकी सुनामी की बात कर लीजिए तो शब्द की उत्पत्ति सुनामी की कहाँ से होती है, जापान से। ये सुनामी जो है जापानी शब्द है। अधिकांश उत्पत्ति के जो कारण, हाँ, सुनामी की जो उत्पत्ति होती है उसकी उत्पत्ति के जो कारण है वो क्या है, समुद्र में जो भूकंप आता है उसकी वजह से सुनामी आता है, ठीक है। अन्य कारण की बात की जाए तो लैंड स्लाइडिंग हो जाती है, भूस्खलन, जमीन खिसकना वो हो जाता है, या फिर ज्वालामुखी का विस्फोट होता है, ये सब कारण है। बट मुख्य कारण क्या है, समुद्र में भूकंप, तो ये ध्यान रखिएगा। अन्य नाम की बात कर ली जाए इसका, सुनामी का क्या नाम है, तो भूकंपीय समुद्री लहरें भी बोलते हैं, या फिर बंदरगाह समुद्री लहरें बोलते हैं, बंदरगाह लहरें, ठीक है। बंदरगाह ये लहरें की बात कर ली जाए, हाँ, सुनामी वार्निंग सेंटर की बात कर ली जाए तो ये कहाँ पर है, तो थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, हैदराबाद। लैंड स्लाइडिंग भूस्खलन की बात कर ली जाए तो इसका कारण क्या है, सड़क वगैरह बनाना, बांध बनाना, खनन आदि करना। अब नीचे से खनन कर रहे हैं, सड़क साइड से बना रहे हैं तो ज़मीन खिसक जाती है ऊपर से, तो ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात है नहीं। और इसका परिणाम क्या हुआ है, भूस्खलन की वजह से हिमालयी क्षेत्र में भूस्खलन में वृद्धि हुई। किस वजह से, इनकी वजह से, सड़क बनाने, बांध बनाने, खनन आदि की वजह से हिमालयी जो क्षेत्र है ना उधर की तरफ भूस्खलन में वृद्धि हुई है। उसके बाद चक्रवाती तूफान वगैरह की बात कर ली जाए तो ध्यान रख सकते हैं, उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इनका डायरेक्शन जो होता है एंटी क्लॉकवाइज होता है। विश्व के भूगोल में सारी बातें हमने कर ली है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मतलब इनका मूवमेंट क्यों होता है, कैसे होता है। दक्षिणी गोलार्ध में बात की जाए तो क्लॉकवाइज। भारत में ये क्यों होता है ये सब मैं बता चुका हूँ। भारत से संबंधित जो क्षेत्र हैं तो देखा जाए तो अरब सागर की बात की जाए तो इधर की तरफ कम चक्रवात आप देखेंगे, बंगाल की खाड़ी की तरफ ज़्यादा चक्रवात आप देखेंगे, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। अब बाढ़ की बात कर लिया तो भारत का जो सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य है वो बिहार है, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक बाढ़ग्रस्त जो प्रभावित क्षेत्र है जो पूर्वी क्षेत्र है, ये ध्यान रख सकते हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। ये सारी बातें हैं।